Hello everyone, my name is Kanika Jindal. Welcome to my YouTube channel Gyan Guru. In today's lecture video, we'll discuss about the conceptual framework for financial reporting under Ind AS. सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन है जो प्रिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्टिव्स, फंडामेंटल assumptions, concepts of financial accounting and reporting. Nowadays, you can see accountants face different challenging situations because of technological advances, business innovations, जिसकी वजह से new accounting and reporting problems arise होती हैं. But with the help of conceptual framework, such problems can be dealt in an organized and consistent manner. But when the accountants are confronted with new developments which are not covered in accounting standards, ऐसी problems जो अभी तक हमारे accounting standards में covered नहीं है या फिर new problems जो because of changing business environment की वजह से arise हुई है, तो in that case conceptual framework provides a reference for analyzing and resolving emerging issues. And that is why it plays a very important role. ये बहुत ही important role play करता है in developing new and revising previously issued standards. Now the content of the conceptual framework of financial reporting. So the content is divided into 8 segments. First is about the objective of general purpose of financial reporting. Second is about the qualitative characteristics of useful financial information. Third is about the financial statements and reporting entity. Fourth is about the elements of financial statements. Fifth is about the recognition. Sixth is measurement. Seventh is presentation and disclosure. And eighth is concept of capital and capital maintenance. अब हम इन सारे segments के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे from the next slide. तो सबसे पहले बात करते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ जर्नल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम बार बार बोल रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है। द मेन पर्पस और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड द राइट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू the existing and potential investors, lenders and creditors. तो मेन पर्पस क्या है कि हमें यूजफुल और राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपने सारे स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो लेंडर्स हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, सो दैट दे कैन टेक वाइज डिसीजंस रिलेटिंग टू प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द एंटिटी। अब जो इंफॉर्मेशन हम बात कर रहे हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन किस तरह की होती है। यूजफुल इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी, claims against the entity and the changes in these resources and claims over a certain period of time. और हमें ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि कितनी एफिशिएंटली एंड कितने इफेक्टिवली एंटिटी का मैनेजमेंट और गवर्निंग बॉडी उसके रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, और इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू द स्टेक होल्डर्स, द इन्वेस्टर्स, द लेंडर्स कैन टेक वाइज डिसीजंस अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटी। सो नाउ इन द सेकेंड सेगमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें होता है रेलेवेंस, विच मीन्स कि जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स को रिक्वायर्ड है वो ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी पोर्ट्रेड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेकेंड इज मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब है ऐसी कोई इंफॉर्मेशन विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो वो इंफॉर्मेशन मटीरियल कहा जाता है जिसके एब्सेंस से या फिर जिसके ओमिशन से एक यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है। थर्ड इज फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी नंबर्स और डिस्क्रिप्शंस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूजर्स को, वो कंप्लीट होने चाहिए और वो अननेसेसरी कुछ इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। इट शुड कंप्राइज ऑफ ऑल द नेसेसरी एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। Next is enhancing qualitative characteristics. So along with the fundamental qualitative characteristics, a financial statement must have enhancing qualitative characteristics, जिसमें सबसे पहले आता है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब ये है कि कंपनी के जो रिकॉर्ड और रिपोर्ट हैं वो इस तरह से इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे करें कि उसको कंपेयर करना यूजर्स के लिए ईजी हो फ्रॉम द अदर एंटिटीज एंड फ्रॉम द प्रीवियस डेटा ऑफ द सेम एंटिटी। सेकेंड इज द वेरीफाइबिलिटी। इसका मतलब है कि जो
इंफॉर्मेशन गिवन है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको इजीली वेरीफाई किया जा सकता हो। थर्ड इज टाइमलीनेस, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो टाइमली प्रोवाइड की जाए, नॉट आफ्टर व्हेन इट इज ऑफ नो यूज टू द यूजर। फोर्थ इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो इस तरह से प्रोवाइड की जाए, इस तरह से पोर्ट्रे की जाए, सो दैट अ सिंपल पर्सन कैन अंडरस्टैंड एंड कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। Now third segment talks about the financial statement and the reporting entity. सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट इट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उसके जो क्लेम्स हैं या फिर जो भी चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज और क्लेम्स में आए हैं फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी प्रिपेयर की जाती हैं वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए की जाती हैं, जिसको बोला जाता है रिपोर्टिंग पीरियड। एंड ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं अबाउट द एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड। नाउ व्हाट इज रिपोर्टिंग एंटिटी? कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके लिए रिक्वायर्ड होता है या फिर जो खुद चूज करती है टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट कैन बी अ सिंगल एंटिटी, या फिर ये एक एंटिटी का पोर्शन भी हो सकता है, या फिर इट कैन कंप्राइज ऑफ मोर देन वन एंटिटी, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू बी अ लीगल एंटिटी। सेगमेंट 4 में बात की गई है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहला एलिमेंट है एसेट। एसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एंड विच इज अ रिजल्ट ऑफ सम पास्ट इवेंट। सेकेंड इज द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एंटिटी की टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सम पास्ट इवेंट। Third is equity. Equity is the residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities. Then we have the income. Income means any increase in the asset या फिर liabilities में decrease which results in the increase in equity other than those relating to contributions from the holders of equity claims. Next is expenses. Expenses की definition के according it is a decrease in assets or increase in liability which results in decrease in equity other than those relating to distributions to holders of equity claims. Segment 5 is about the recognition. So recognition एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो एलिमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उनको इंक्लूड करते हैं बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब वो एलिमेंट्स क्या थे? वो एलिमेंट्स जो अभी हमने पढ़े थे, दैट इज एन एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंसेस। Recognition involves depicting these items in a balance sheet or statement of profit and loss, either alone or in aggregation with other items. Now segment 6 is about measurement. So measurement एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम elements of financial statements को monetary terms में quantify करते हैं। अब measurement process के लिए there are two bases, historical cost and current value. अब हमें कौन सा बेसिस सेलेक्ट करना है, दैट विल डिपेंड ऑन what kind of information will that measurement basis will provide in both the balance sheet and in the statement of profit and loss. Now segment 7 is about the presentation and disclosure. So जब भी कोई reporting entity कोई भी information communicate करती है to its users through the financial statements, so that is known as the presentation and disclosure. So जब भी हम presentation and disclosure का decision form करते हैं तो it is important to consider कि जो benefits मिल रहे हैं उस financial statements के use से उसको प्रेजेंट करने में और उसको डिस्क्लोज करने में, क्या वो जस्टिफाई कर रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग दैट and using that information or not. It also involves the presentation and disclosure involves classification of assets and liabilities, classification of equities and classification of income and expenses. Now segment 8 which is the last segment is about the capital and capital maintenance. Capital का दो concepts के basis पे meaning है. First is the financial concept, which is the entity's net equity assets, and physical concept का मतलब होता है the productive capacity of the entity जो कि unit of outputs per day पर based होती है. Capital maintenance में profit is earned only if the net assets amount at the end of the period exceeds the amount of net assets at the beginning of the period. और अगर physical terms में बात करें तो profit is earned only if the physical productive capacity
at the end of the period is more than the physical productive capacity at the beginning of the period. Now let us revise what we have done. तो सबसे पहले हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके बाद हमने पढ़ा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. थर्ड इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हमने पढ़े रेलेवेंस, मटीरियलिटी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, टाइमलीनेस एंड वेरीफाइबिलिटी. आफ्टर दैट हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होता है. उसके बाद हमने पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें इंक्लूड होते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस. फिर हमने पढ़ा रिकॉग्निशन के बारे में, फिर हमने पढ़ा मेजरमेंट के बारे में, देन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, एंड इन द एंड अबाउट द कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस. सो दिस वाज द रिवीजन अबाउट द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. आई होप ये वीडियो आपके काम आए. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.